दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजेश एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन मेहनत में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। सुबह की पहली किरण के साथ वो काम पर निकल जाता और रात को थक कर जब लौटता तो चेहरे पर संतोष की झलक होती। उसकी पत्नी सुमन एक घरेलू महिला थी। राजेश ने सुमन को वो हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नया घर, आरामदायक जीवन और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल। राजेश के माता पिता रामदीन और सरस्वती देवी भी उसी घर में रहते थे। एक छोटा लेकिन हंसता खेलता परिवार था। राजेश का छोटा भाई विकास और उसकी पत्नी सीमा भी साथ ही रहते थे। परिवार में सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां थीं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। सुमन को किसी बात की कमी नहीं थी। पति का प्यार, ससुराल वालों का सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य, सब कुछ जैसे किस्मत ने थाली में परोसकर दे दिया हो। लेकिन जिंदगी के हर शांत पानी के नीचे कुछ तूफान जरूर पलते हैं। कुछ ही महीनों में सुमन के व्यवहार में हल्के हल्के बदलाव दिखने लगे। जो कभी हर सुबह सबसे पहले उठकर सास ससुर के लिए चाय बनाती थी, अब देर तक अपने कमरे में बंद रहने लगी। बात बात पर चिड़चिड़ापन और हर चीज को अनदेखा करने लगी, मानो वो इस परिवार का हिस्सा होकर भी उससे दूर होती जा रही थी। राजेश ने शुरुआत में सोचा कि शायद थकावट या तबीयत की कोई बात होगी, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव उसकी बातों में भी दिखने लगा। वो अब राजेश से भी कुछ कम बातें करने लगी थी और ज़्यादातर वक्त मोबाइल या अपने कमरे में बिताने लगी। रामदीन और सरस्वती देवी ने भी इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। विकास और सीमा भी कभी कभी आपस में कानाफूसी करने लगे। भाभी कुछ बदली बदली सी लगती हैं। सुमन का रहन सहन अब बदल चुका था। अब वो सिंपल सूट की बजाय ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी थी और हर छोटी चीज पर परिवार से उलझने लगी। राजेश परेशान था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये बदलाव किसी अंदरूनी तूफान की शुरुआत है और जल्द ही एक परछाई उसके खुशहाल परिवार की दीवारों पर पड़ने वाली थी। अब सुमन का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। राजेश जब भी ऑफिस से लौटता, सुमन का चेहरा जैसे भावहीन सा हो जाता। न गर्म चाय, न कोई हालचाल, बस एक ठंडी सी चुप्पी साध लेती थी। राजेश जब प्यार से पूछता, सब ठीक है ना सुमन, वो बिना उसकी ओर देखे कहती, ठीक हूँ, थोड़ी थकी हुई हूँ। रामदीन और सरस्वती देवी, जो कभी सुमन को अपनी बेटी जैसा मानते थे, अब उससे 2 कदम दूर रहने लगे। सुमन अब घर के बुजुर्गों की इज्जत करना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। सरस्वती देवी ने एक दिन धीरे से कहा, बिटिया सब ठीक है ना? तो सुमन ने झुंझलाकर जवाब दिया, आप लोग बस बातें बनाना जानते हैं, काम की तो कोई कदर ही नहीं है। राजेश अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसने एक रात हिम्मत करके सुमन से सीधा सवाल किया, सुमन, आखिर बात क्या है? क्यों इतना बदल गई हो? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? सुमन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकावट कम और बेरुखी ज़्यादा थी। राजेश, सबकी जिम्मेदारी उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मुझे अलग घर चाहिए, सिर्फ अपना घर। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्त्री को वो सिर पर बैठा कर रखता था, वो अब उसी घर से दूर जाने की बात कर रही थी। पर सवाल ये था, क्या ये सिर्फ आज़ादी की तलाश थी या इसके पीछे कुछ और? राजेश का चेहरा उदास था, लेकिन रामदीन जी ने बेटे को कंधे पर हाथ रखकर समझाया, बेटा, बात बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर बहू अलग रहना चाहती है तो ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो, यही दुआ है हमारी। सरस्वती देवी की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने भी सिर झुकाकर अपनी सहमति दे दी।
राजेश, जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने में यकीन रखता था, मजबूर होकर सुमन के लिए शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। वो चाहता था कि शायद कुछ समय की दूरी सब ठीक कर देगी, लेकिन सुमन को अब किसी रुकावट की ज़रूरत नहीं थी। उसका रास्ता साफ हो चुका था। अब वो दिन भर अपनी मर्जी से रहती, देर रात तक जागती, फ़ोन पर फुसफुसाती हुई बातें करती, और वो अक्सर मुस्कुराकर फ़ोन करती, फ़ोन पर कहती, अब कोई रोकने वाला नहीं है, मैं अब आज़ाद हूँ। वो हर बात राजेश से छुपा रही थी। कभी कभी कमरे में घंटों बंद रहना, बार बार मोबाइल बदलना और अजीब से नंबरों से कॉल आना। राजेश को शक हुआ, लेकिन सबूत नहीं था। उसे क्या पता था कि सुमन के जीवन में अब कोई तीसरा आ चुका है, एक ऐसा रिश्ता जो उसकी जिंदगी को तहस नहस करने वाला है। अब कुछ ही हफ्ते बीते थे अलग घर में रहते हुए। राजेश हर रोज सुबह ऑफिस निकलता, सुमन को फोन करता, हालचाल पूछता, लेकिन उधर से जवाब अक्सर अधूरा या टालने वाला ही आता। उसे क्या पता था, उसके जाने के कुछ ही देर बाद सुमन अपने फोन में एक नाम सहेजकर कॉल करती, प्रेमी। ये कोई नया रिश्ता नहीं था। वो लड़का उसकी ज़िंदगी में तब से था जब सुमन और राजेश की शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद भी वो रिश्ता फ़ोन कॉल्स के जरिए जिंदा रहा सालों तक। राजेश की मेहनत, प्यार और त्याग के बीच वो एक परछाई बनकर मौजूद रहा, सुमन के दिल में और अब उसके घर में भी। अब जब कोई रोकने वाला नहीं था, तो वो परछाई एक असली चेहरा बनकर सामने आने लगी थी। जैसे ही राजेश ऑफिस जाता, सुमन झटपट कॉल करती, अब आ जाओ, कोई नहीं है। कुछ देर में दरवाज़ा खुलता और वो लड़का, वही प्रेमी, चोरी छुपे उसके घर में दाखिल हो जाता। हंसी, बातें, करीबियाँ और सुमन का हर वो रूप जो राजेश ने कभी नहीं देखा था। इस सब के बीच राजेश बेखबर अपने भरोसे और रिश्ते को रोज ओढ़े हुए दुनिया से लड़ता जा रहा था। राजेश ने कभी भी सुमन से अपने प्यार, फर्ज या जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आने दी। अलग घर लेने के बाद भी वो हर ज़रूरत का ख्याल रखता, किराया, राशन, मोबाइल रिचार्ज, यहाँ तक कि महीने के खर्च से लेकर हर छोटे बड़े आराम तक। सुमन को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दिल में इंसान जब वफादार न हो, तो सबसे बड़ा अभाव प्यार का होता है, और सुमन उसी की आड़ में खेल खेल रही थी। उधर सुमन और उसका प्रेमी अब सिर्फ चोरी छुपे मिलना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में अब एक बड़ी साजिश पलने लगी थी। एक दिन सुमन ने प्रेमी से कहा, राजेश बहुत भोला है, बस थोड़ा और वक्त, फिर सब कुछ हमारे नाम हो सकता है। प्रेमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू कहे तो कोई भी दस्तावेज तैयार करा दूं, बस साइन करवा ले किसी बहाने से। अब बात सिर्फ धोखा नहीं रह गई थी, अब बात लालच और योजना की हो चुकी थी। सुमन धीरे धीरे राजेश से उसके बैंक अकाउंट की जानकारी लेने लगी, निवेश, बीमा और प्रॉपर्टी की बातों में दिलचस्पी दिखाने लगी। राजेश, जिसे लगा कि शायद दूरी ने सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया है, खुश था कि उसकी पत्नी अब उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसे क्या पता था कि ये सब उसके खिलाफ ही जाल बुनने की शुरुआत थी। उस दिन राजेश के ऑफिस में हाफ डे था। सोचा क्यों न आज सुमन को सरप्राइज दिया जाए, शायद कुछ पल साथ बिता सकेंगे। वो हाथ में मिठाई का डिब्बा और सुमन के लिए एक नई साड़ी लेकर दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से अजीब सी हड़बड़ाहट की आवाज़ें आने लगीं, कुछ गिरने की, कुछ खिसकाने की, और फिर जैसे कोई किसी से कह रहा हो, छुप जाओ जल्दी। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पल भर ठिठका, फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार जरा जोर से खटखटाया। सुमन, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने सुमन खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर पसीना और आंखों में वो घबराहट जो छुपाने की कोशिश में और ज़्यादा साफ नजर आ रही थी। राजेश ने अंदर आते हुए पूछा, सब ठीक है? आवाज़ें आ रही थी अंदर से।
सुमन ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, वो बर्तन गिर गए थे। लेकिन राजेश की नज़र कमरे के कोने में पड़े दो कॉफ़ी मग, एक अधखुला मोबाइल और हॉल के पर्दे की हलचल पर जा टिकी। उसका दिल अब उसकी बातों से नहीं, उस सन्नाटे से डरने लगा था जो दरवाजे के पीछे था। वो समझ नहीं पा रहा था ये उसका घर है या किसी साजिश का अड्डा। उस दिन के बाद से राजेश का मन बहुत बेचैन रहने लगा। सुमन की आंखों में डर, उसके हाव भाव में झूठ और घर के कोनों में अजनबी खुशबू, सब कुछ अब उसके भरोसे को काटने लगा था। एक सुबह जब सुमन बाजार गई थी, राजेश चुपचाप बाहर निकला और वहीं पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी से यूं ही बात छेड़ दी। गुप्ता जी, सब ठीक है ना इस कॉलोनी में? सुमन को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। गुप्ता जी ने कुछ पल भर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, आपकी पत्नी। लेकिन भाई साहब, आपको तो बहुत कम ही देखा है यहाँ पर हमने। हम तो सोचते थे कि वो लड़का ही आपके साथ रहता है, रोज आता है, अक्सर बाइक खड़ी करता है और कभी कभी तो आधी रात तक आवाज़ें आती हैं। राजेश जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। कौन लड़का? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। अरे वही दुबला पतला, हर 2-3 दिन में आता है, कई बार तो दरवाज़ा वही खोलता है। हमने तो यही समझा कि शायद कोई रिश्तेदार है। राजेश के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसके दिल और दिमाग ने कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया। उसकी दुनिया, उसका भरोसा, उसका रिश्ता, सब कुछ जैसे पल भर में बिखर गया था। वो जो सोचता था कि थोड़ा वक्त बीतेगा, सब ठीक हो जाएगा, असल में उसी वक्त में उसकी ज़िंदगी लूटी जा रही थी। उस रात उसने अपने माता पिता को फ़ोन लगाया। आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। पापा, माँ, आपके बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं सब बताता हूँ, लेकिन अब मुझे आपका साथ चाहिए। राजेश अपने दर्द को सीने में दबाकर माता पिता को सच्चाई बता चुका था। अब वो सुमन के हर कदम पर नज़र रखने लगा था। लेकिन उधर सुमन भी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब सुमन और उसका प्रेमी सिर्फ चोरी छुपे प्यार में नहीं थे, अब उन्हें राजेश की जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए था। एक रात सुमन ने अपने प्रेमी से कहा, अब बहुत हो गया, जब तक राजेश जिंदा रहेगा हम चैन से नहीं जी पाएंगे। मुझे सब कुछ चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, पैसे और आज़ादी, पूरी तरह से। प्रेमी ने सिगरेट का कस लेते हुए जवाब दिया, तो फिर उसे रास्ते से हटाना ही होगा, हमेशा के लिए। एक एक्सीडेंट, एक प्लान, बस एक बार और फिर सब हमारा। सुमन की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, हवस थी, पैसों की, आज़ादी की और उस झूठे प्यार की जो अब जहर बन चुका था। उन्होंने प्लान बनाया, एक शाम जब राजेश लौटेगा तो ब्रेक फेल करवा दिया जाएगा, या फिर उसके खाने में कुछ ऐसा नज़र भी न आए और असर भी घातक हो जाए। उधर राजेश को अब हल्का हल्का आभास होने लगा था कि खेल सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं है। उसने अपने एक दोस्त को सारी बात बताकर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच्चाई सामने लाना। रामदीन जी और सरस्वती देवी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। बेटे की आवाज़ जो हर रोज़ फ़ोन पर सब ठीक है माँ कहती थी, अब डरी सहमी लगने लगी थी। सरस्वती देवी रोज़ भगवान के सामने बैठकर कहती, हे प्रभु, मेरे राजेश को बचा लेना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रामदीन जी ने आखिरकार छोटे बेटे विकास को बुलाया और कहा, बेटा अब और देर नहीं करनी चाहिए। राजेश कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द साफ है, कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। विकास और उसकी पत्नी सीमा उसी शाम राजेश के कहे मुताबिक सारी जानकारी लेकर नज़दीकी थाने जा रहे थे, ताकि सुमन और उसके प्रेमी के खिलाफ रपट लिखवा सकें। लेकिन तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर एक अजनबी आवाज़ थी, क्या आप राजेश के परिवार से हैं? हमें खेद है, एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। पल भर को समय थम गया। सीमा के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। विकास वही फुटपाथ पर बैठ गया,
आंखों से आंसू नहीं निकले, बस सांसें अटक गईं। रामदीन जी का सीना जैसे फटने को हो गया और सरस्वती देवी की चीख मोहल्ले में गूंज उठी। राजेश मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? राजेश की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और फौरन पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक हंसता खेलता नौजवान अब एक शांत लाश बनकर अस्पताल में मुर्दा घर में पड़ा था। चेहरे पर अब भी एक सवाल था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराई थी, लेकिन ड्राइवर इतना अनुभवी होने के बावजूद ऐसी चूक क्यों हो गई? कुछ तो गड़बड़ थी। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को केस सौंपा गया। उन्होंने सबसे पहले सुमन से सवाल किए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में भाव नहीं था। इंस्पेक्टर ने गाड़ी को कब्जे में लिया और फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया। वही विकास और सीमा ने भी पुलिस को राजेश के आखिरी दिनों के व्यवहार, पड़ोसियों की गवाही और सुमन के प्रेमी के आने जाने की जानकारी दी। इंस्पेक्टर रघुवीर बोले, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से परिवार के पास पहले से शक था और जिस तरह का रिश्ता सुमन का उस लड़के से बताया जा रहा है, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं लगता। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने सबसे पहले एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई। वो हर मिनट रिकॉर्डिंग को बारीकी से खंगाल रहे थे। तभी एक फुटेज में दिखा, राजेश की गाड़ी स्टार्ट होने से कुछ पहले एक अनजान युवक कार के पास आता है, झुककर कुछ करता है, फिर जल्दी से वहां से निकल जाता है। इंस्पेक्टर ने वीडियो पॉज करवा कर दिया, उसका चेहरा जूम करवाया। यही है सर, यही है वो। सुमन के प्रेमी का चेहरा विकास ने पहचाना। उधर राजेश की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी आ चुकी थी। उसमें एक ही नंबर बार बार दिखाई दे रहा था, जिससे राजेश की मौत से पहले बहुत बहस हुई थी। वो नंबर सुमन के प्रेमी का था। अब सबूत धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी गाड़ी के ब्रेक में छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी थी। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने टीम को आदेश दिया, उस लड़के को ट्रेस करो और सुमन को पूछताछ के लिए तुरंत थाने लाओ। थाने में सुमन को सामने कुर्सी पर बिठाया गया। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की आवाज़ सख्त थी, हमारे पास सबूत है, सीसीटीवी फुटेज हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सच बताना है। सुमन के चेहरे से रंग उड़ चुका था, पसीना माथे पर था और आवाज़ कांप रही थी। कुछ देर तक चुप रही, फिर एक लंबी गहरी सांस ली और आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने किया है, मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। सन्नाटा सा छा गया थाने में। सुमन ने सब उगल दिया, जैसे उसने राजेश की अच्छाई को कमजोरी समझा, कैसे प्रेमी के साथ मिलकर अलग घर का बहाना बनाया, कैसे ब्रेक फेल कराने का प्लान बना और प्रेमी को गाड़ी तक पहुंचाया। मुझे पैसों की आज़ादी चाहिए थी और वो लड़का, उसी ने सब समझाया कि अगर राजेश हट जाएगा तो सब हमारा होगा। अब पुलिस ने तुरंत प्रेमी को हिरासत में ले लिया। राजेश के माता पिता और भाई को थाने बुलाया गया। रामदीन जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। हमें हमारा बेटा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सारे सबूत पेश किए गए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, फोरेंसिक रिपोर्ट और खुद सुमन का इकबालिया बयान। जज ने सख्त लहजे में फैसला सुनाया, सुमन और उसके प्रेमी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में बैठे रामदीन जी और सरस्वती देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में इस बार इंसाफ की चमक थी। राजेश की तस्वीर को देखकर सरस्वती देवी ने कहा, बेटा तुझे इंसाफ मिल गया। जेल की सलाखों के पीछे अब सुमन हर दिन पछतावे में जलती रहेगी। उसके चेहरे पर न वो घमंड बचा, न ही वो दिखावा।
बस एक पछतावे की धुंध थी और एक दर्द भरी आवाज़। काश मैंने अपने हंसते खेलते प्यार भरे जीवन को समझा होता। काश मैंने वो गलती न की होती। हर रोज़ जेल की दीवारों से टकराती उसकी चीख उसे याद दिलाती है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद की थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, विश्वास एक बार टूट जाए तो जीवन भर की खुशियाँ भी उसे नहीं जोड़ सकती। लालच, धोखा और झूठ का अंत हमेशा बर्बादी होता है। सच्चा सुख किसी को दुख देकर नहीं, साथ निभाने से मिलता है। और एक दिन सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर ठोकना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले घंटे को बजाना ना भूलें। धन्यवाद।